हाँ, तो डियर स्टूडेंट, हम एग्रोनॉमी में फसलों की बात कर रहे थे और फसलों में कुछ फसलें हमारी इसी संबंधित, जैसे गेहूं की फसल हो गई, धान की फसल हो गई, और उसी क्रम में आगे आज हम जौ की बात करेंगे। और जौ की बात करते हैं तो रबी की प्रमुख फसल है जौ, और अनाजों में गेहूं के बाद इसी का नाम आता है रबी की फसलों में। जौ की फसल का जो मुख्य परिप्रेक्ष्य जब जौ का नाम आता है तो इसको माल्ट का नाम आता है। माल्ट का नाम आता, मुख्य रूप से जौ का जो प्रयोग किया जा रहा है वो माल्ट के लिए प्रयोग किया जा रहा है। राजस्थान में जौ की बात करते हैं तो एक प्रमुख रोग का नाम आता है जिसको मोलिया रोग कहते हैं, और वो निमेटोड से फैलता है। ये दोनों जो नाम जरूर आते हैं अगर जौ का नाम लेते ही। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जौ की जो अपन चर्चा करते हैं। देखिए, जो बार्ले जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, ग्रेमिनी फैमिली का पौधा है, घास कुल पोएसी कुल का पौधा है, और इसका बोटनिकल नाम होर्डियम वल्गेर आपको सबको पता है। गुणसूत्र इसमें 14, 2n बराबर 14 होते हैं, 2n बराबर 14 है। उत्पत्ति स्थल इसका याद रखें, अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थल है। जौ का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका में भी इथोपिया। कहाँ पे है? इथोपिया में है। इथोपिया याद रखें, जौ का उत्पत्ति स्थल है। जौ की बात करते हैं तो देखिए, जौ में जो जौ होता है वो दो प्रकार का जौ पाया जाता है। एक तो 6 रो बार्ले, 6 रो बार्ले, एक 2 रो बार्ले। जो जौ की बाली होती है, जो पहले जौ होता था ना, पहले जौ होता था उसकी जो जिसे बीच में रेकिस है, और इसमें इस प्रकार से दो ही दानों की जो रो है ना, वो दो ही रो पाई जाती थी, ये 2 रो। जबकि अब आजकल जो 6 रो बार्ले उगाया जाता है प्रमुख रूप से, और उसमें इस प्रकार से कुल 6 रो होती है दानों की। इस प्रकार से दोबारा बनाता हूं मैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से 6 रो लगी होती है। एक एक जगह 2 3 4 5 और 6 रो बार्ले। ये क्या है? ये 6 रो बार्ले। ये इसकी ईयर है, ईयर, ये बाली है इसकी बाली। और बाली को क्या बोलते हैं? इसको स्पाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइक बोलते हैं इसकी बाली को। और इसमें 6 रो, वर्तमान में जो हम उगा रहे हैं होर्डियम वल्गेर, वो 6 रो बार्ले हैं। तो इस प्रकार से रो की बात कर रहे हैं। 2 प्रकार का जो होता है, 6 रो बार्ले, होर्डियम वल्गेर, जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में उगाया जा रहा है, और दूसरा है 2 रो बार्ले, 2 ही जो रो होती है जौ की दानों की, फूलों की, जो फूल से दाने बनते हैं, और इसको होर्डियम डिस्टिकन कहते हैं। कौन सा बोलते हैं? होर्डियम डिस्टिकन। भारतवर्ष में 6 रो बार्ले उगाया जा रहा है। इसकी देखो, आप ये भी देख सकते हो, उसकी बाली को भी दिखा रखा है मैंने। ये देखो, केवल ये रो है, एक भी रेकिस है, और 2 ही दाने, 2 ही बाली, एक इधर एक इधर, जबकि इसमें 6 दानों की रो लगी होती है इसकी चारों तरफ, इस प्रकार से है। तो 6 रो बार्ले और 2 रो बार्ले, 2 तरह का ये जो हो बार्ले या जो होता है। जौ का सर्वाधिक उपयोग मैंने अभी चर्चा की थी आपसे, माल्ट में होता है। माल्ट और शराब मिलती जुलती चीजें हैं। जौ से ही सड़ाने की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन क्रिया करने के बाद माल्ट निकाला जाता है और उसी से शराब बनती है। माल्ट और शराब में मुख्य रूप से जौ का प्रयोग किया जाता है। जो जौ की बाली है वो गेहूं की बाली की तरह ही स्पाइक प्रकार की बाली है। क्या बोलते हैं इसको? जौ की बाली को स्पाइक कहते हैं। हमने बात भी की थी, जब यहीं पे फूल लगे होते हैं, ये बाली स्पाइक कहलाती है। हमने जब धान की बात की थी तो आपको पता हो, धान की बात की थी तो अपन ने देखो इस प्रकार से जो शाखाएं निकली थी, उसके बाद फिर पुनः शाखाएं निकली थी इनके ऊपर, और फिर इन शाखाओं पर फूल लगे हुए थे, इन शाखाओं पर फूल लगे हुए थे। तो ये तो पेनिकल कहलाया था। क्या कहलाया? धान में पेनिकल कह रहे थे इसको। और जो जौ में और गेहूं में जो उसकी बाली है उसको स्पाइक कहते हैं। हम जो है क्षेत्रफल की बात करें अगर भारत में, राजस्थान में, तो भारत में तो सबसे ज्यादा देखो धान जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। और राजस्थान में जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जयपुर जिले में होता है। अन्य जिलों में भी खेती तो होती है, अजमेर, दौसा, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर में। सबसे ज्यादा जयपुर में होता है, प्रथम स्थान है। और यूपी में होता है, पूरे भारत देश में यूपी का पहला स्थान है।
इसका जो जलवायु चाहिए भैया इसको, जो को ठंडी और नम जलवायु चाहिए, जैसी गेहूं को चाहिए थी वही जलवायु चाहिए इसको, ठंडी और नम जलवायु चाहिए। यह भी एक टेम्परेट प्लांट है। कौन सा प्लांट है? टेम्परेट पौधा है, शीतोष्ण क्षेत्रों का पौधा है। और गेहूं की तरह ही जो को भी अंकुरण के लिए तापमान थोड़ा सा गेहूं से थोड़ा ज्यादा है, वहां 21 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अंकुरण के लिए चाहिए। और हम अगर जैसे खेत में गेहूं का और जौ की फसल उग रही है तो हम उसको बिल्कुल अलग कर सकते हैं पत्तों के रंग के आधार पर। अगर डार्क रंग के पत्ते हैं तो वो गेहूं का खेत है, और हल्के हरे रंग का पत्ते हैं तो जौ के खेत है। मतलब इनमें पत्तों में अंतर होता है रंग का। डार्क ग्रीन गेहूं, हल्का ग्रीन जौ, ये ध्यान रखें आप। है तो जौ के पत्ते हल्के हरे होते हैं गेहूं की तुलना में। जब हम किस्मों की बात करते हैं तो देखिए जौ की किस्मों पर दुर्गापुरा में बहुत काम हुआ है। ये जितनी भी आरडी किस्में हैं ये सब दुर्गापुरा की किस्में हैं, विकसित की हुई किस्में हैं। आरडी वाली, आरडी 57, आरडी 31, रारी जो आजकल रारी बोलते हैं उसको, पहले एआरएस दुर्गापुरा था, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन दुर्गापुरा था, पहले बीकानेर विश्वविद्यालय के अधीन आता था। आजकल जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय नया बन गया है, SKNAU, उसके अधीन आता है दुर्गापुरा, और उसका नाम एआरएस नहीं अब वो रारी बन गया है, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रारी बन गया है। और वहां पर जौ पर काफी काम हुआ है, जौ की कई किस्मों का विकास हुआ है, चने की कई किस्मों का विकास हुआ है, बढ़ेंगे अपन चने में पढ़ेंगे जब। और जौ पर काफी काम हुआ है, और भी कई फसलों पर काम हुआ है जोबनेर दुर्गापुरा में। फिलहाल हम जौ की किस्मों की बात करेंगे तो RS6 एक इसकी उन्नत किस्म है, ऐसे ही RDB1 एक इसकी उन्नत किस्म है। ये फर्स्ट ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी है। ये चीजें याद रखने की होती है, कई बार पूछ लेता है, जो है पहली उत्परिवर्तित बोनी किस्म। पहली बोनी किस्म की तो बातें करी अपन ने, गेहूं में खूब सारी बोनी किस्मों की बात करी, अब हम जौ में बोनी किस्मों की बात कर रहे हैं। तो बोनी किस्मों में पहली उत्परिवर्तित बोनी किस्म का जो थी वो थी RDB1। क्या नाम है उसका? RDB1, और वो दुर्गापुरा से विकसित की गई है। ध्यान रखें, फ्रॉम ARS दुर्गापुरा, पहले दुर्गापुरा का नाम ARS ही था। RD57 इसकी और उन्नत किस्म है, RD31 इसकी उन्नत किस्म है, RD103, RD2503, करण 3 है। इसी प्रकार से BL2 और RD2552 किस्में लवणीय क्षारीय रोधी किस्में हैं। ये दोनों किस्में देखिए आप, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि राजस्थान में लवणीय क्षारीय मृदाओं की समस्या पाई जाती है। तो राजस्थान की किस्मों में, राजस्थान की ऐसी स्थितियों में हम एक तो BL2 जिसको बिलाड़ा कहते हैं और एक RD2552, दोनों किस्में लवणीय क्षारीय मृदाओं के प्रति प्रतिरोधी किस्म है, रोधी किस्म है, लवणीय क्षारीय मृदाओं में उगाई जा सकती है। एक तो बिलाड़ा इसका BL2 नाम है, एक RD2552। दूसरी किस्म है भैया मोलिया रोग रोधी किस्में। मोलिया की बात हम करेंगे भी। एक्चुअली में मोलिया जो शब्द है ये हमारे राजस्थान में बंदर को मोलिया कहते हैं, और उस मोलिया शब्द वहीं से ये निकला है, बंदर से ही निकला। वो कैसे निकला है अभी जब रोग पढ़ेंगे अपन, मोलिया रोग पढ़ेंगे, वहां इसकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अपन ये देखें कि नेमेटोड से होने वाला रोग है मोलिया रोग। क्या नाम है? मोलिया रोग। इसको वो भी कहते हैं सीरियल सिस्ट निमेटोड भी कहते हैं, सीरियल सिस्ट निमेटोड भी कहते हैं। सीरियल यानी अनाज, सिस्ट यानी गांठे बनाने वाला, और निमेटोड जड़ों में गांठे बनाते हैं। आपके टमाटर में, बैंगन में जड़ ग्रंथि रोग निमेटोड करता है? और यहां पर जौ में मोलिया रोग निमेटोड कर रहा है। निमेटोड क्या है? बिल्कुल धागे रूपी संरचना जैसे जीव होते हैं जो जड़ मिट्टी में रहते हैं, जड़ों से पौधे में एंटर करते हैं, जड़ों को खूब नुकसान पहुंचाते हैं। जड़ों से नुकसान करने के बाद और लक्षण ऊपर गेहूं तक की बाली में पहुंच गया था, ध्यान हो तो आपको, जिसको ईयर कोकल रोग कहा था हमने। और ये जड़ों में मोलिया रोग तो जड़ तक ही सीमित रहता है और जड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, जो कि जड़ों को। तो मोलिया रोग रोधी किस्में RD2052 है भैया। कौन सी रोग है किस्में? RD2052 और RD2035 इसकी मोलिया रोग रोधी किस्म है। इसके अलावा
प्रथम निमेटोड रोधी, ये तो मोलिया रोधी किस्म हो गई, परंतु पहली निमेटोड वही मोलिया रोगी है, निमेटोड कौन सा है, मोलिया ही है, जो है पूरी सबसे पहली किस्म जो निमेटोड रोधी निकाली गई थी उसका नाम था भैया RD 387 और दूसरा नाम है राजकिरण, उसी का नाम है दूसरा राजकिरण। RD 387 कहें या राजकिरण कहें, यह पहली निमेटोड रोधी किस्म है। जो कि पहली निमेटोड रोधी किस्म कौन सी है, RD 387 या राजकिरण है, जो कहां से विकसित की गई थी, दुर्गापुरा से। ये दुर्गापुरा का नाम तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि सारी जो RD किस्में हैं ये सारी की सारी दुर्गापुरा से विकसित की गई है, जिनके भी आगे RD लगा हुआ है। जो में कुछ किस्में वैज्ञानिकों ने ऐसी विकसित करी जिनमें छिलका रहित किस्म, तो जो पे छिलका होता है ना वो छिलका नहीं के बराबर है, जैसे गुड़ी, जो कि गुड़ी निकालते हैं गुड़ी अपन और गुड़ी की राबड़ी बनाते हैं, वैसी ही किस्में ये छिलका रहित किस्में, छिलका ही नहीं होता इनके। इसको ये है करणथ्री, हिमानी, डोलमा और कैलाश। इसमें इन किस्मों में इनके दानों पर छिलका नहीं पाया जाता, छिलका रहित किस्में हैं करणथ्री, हिमानी, डोलमा और कैलाश। इसके अलावा माल्ट के लिए कुछ ऐसे जो है काफी यूज है माल्ट के रूप में, जौ का इंडस्ट्रियल उपयोग बहुत सारा है, औद्योगिक उपयोग बहुत सारा है, जौ का माल्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उसी के लिए कुछ किस्में माल्ट के लिए है जिसमें माल्ट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अंबर RD 137 किस्म माल्ट के लिए उपयुक्त है, जो किस्में केवल माल्ट के लिए की जानी है। एक है उत्परिवर्तित किस्म, म्यूटेंट किस्म BM4, जो IARI से विकसित की गई है। RD 2715 फर्स्ट डुअल पर्पज किस्म है, जो दुर्गापुरा से विकसित की गई है। डुअल पर्पज से मतलब दाने के लिए भी और माल्ट के लिए भी। दो पर्पज क्या है, हमने पहले भी बात की थी, जो उगाया जाता है उसका उद्देश्य माल्ट है प्लस दाना है, अनाज है? तो जो RD 2715 है ये डुअल पर्पज किस्म है। फर्स्ट पहली डुअल पर्पज किस्म कौन सी थी, RD 2715। कौन सी है, RD 2715, जो दुर्गापुरा से विकसित की गई है। ये इस प्रकार से ये जो है जो की किस्मों के बारे में ये थोड़ी सी संक्षिप्त टिप्पणी थी। मोलिया रोग रोधी हो गई, पहली डुअल पर्पज किस्म हो गई, पहली निमेटोड रोधी किस्म हो गई है। इस प्रकार से लवणीय क्षारीय मृदाओं की रोधी किस्म हो गई। ये अलग अलग किस्मों की नाम है और ये हमको याद करने हैं। रबी की फसल है, जो बुआई का समय वही अक्टूबर नवंबर में बुआई करेंगे इसकी है। जो ही खरीफ की फसल कटती है उसके बाद भूमि की तैयारी करके रबी की फसल बोई जाती है और इसका सही समय होता है अक्टूबर नवंबर। जो कि बीज दर की बात करें तो बीज दर जो है लगभग गेहूं के बराबरी होती है। जो कि बीज दर जो है 100 किलो बीज दर है सामान्य स्थितियों में। अगर असिंचित है, देर से बुआई कर रहे हैं, पानी भराव वाले पेटा कास्ट है, लवणीय भूमि है या मोलिया से प्रभावित खेत है, सभी विपरीत परिस्थितियों की स्थिति में बीज को 125 किलो लेंगे। सामान्य स्थितियों में सिंचित क्षेत्र में तो क्या लेंगे, 100 किलो, जहां सिंचाई करके खेती कर रहे हैं और सामान्य परिस्थितियां हैं। और अगर कुछ विषम परिस्थितियां हैं, जैसे असिंचित है, लेट से बुआई कर रहे हैं, खेत में पानी भरा हुआ था, पेटा कास्ट मतलब पेटा कास्ट कर रहे हो, या लवणीय भूमि में खेती कर रहे हो, या वो खेत जो है मोलिया से प्रभावित हो, इन सब स्थितियों में बीज दर हमारी 125 किलो होगी। 125 किलो बीज दर प्रति हेक्टेयर की दर से लेना होगा। इसके बाद बुआई जो कैसे की जाएगी, क्या करेंगे, देखो कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर, वही गेहूं की तरह एक बराबर दूरी है, और गुणा पौधे से पौधे की दूरी तो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और कतार से कतार की दूरी कितनी है, 22.5 सेंटीमीटर। और अगर असिंचित में कर रहे हैं तो दूरी 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। यह आपको हम आगे चर्चा भी करेंगे। बारानी जब खेती करते हैं ना, बारानी जो खेती करते हैं उसमें बीज दर 15% अधिक लेनी होती है। कितनी लेनी होती है, अधिक लेनी होती है। जबकि बीज दर तो 15% ज्यादा लेनी होती है, लेकिन पौधों की संख्या
पौधों की संख्या 15% कम रखी जाती है, पौधों की संख्या, और बीज दर 15% ज्यादा ली जाती है। बीज दर तो 15% ज्यादा इसलिए जाती है क्योंकि बारहवीं स्थितियों में अंकुरण कम होने की संभावना रहती है, और पौधों की संख्या इसलिए कम रखी जाती है ताकि पानी के लिए पौधों में आपस में कंपटीशन नहीं हो और पौधों का पूर्ण विकास हो। तो ये दोनों चीजें हैं जो ये यहाँ पे भी लागू होती है। आसिंचित क्षेत्रों में दूरी ज्यादा रख लेनी है, इस प्रकार से ये इससे ही नियंत्रित होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बात करें हम, फास्फोरस की बात करें तो 40 से 60 किलो नाइट्रोजन और 20 से 30 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। मार्च अप्रैल में गेहूं की तरह कटाई का समय है, मार्च अप्रैल में जो कि कटाई की जाएगी, और सिंचित क्षेत्रों में जो उपज मिलती है 30 से 40 क्विंटल मिल जाती है, असिंचित में 10 से 15 क्विंटल मिल जाती है। और दाने और भूसे का अनुपात जो में 1:1 रहता है। ये ध्यान रखिए आप, दाने और भूसे का अनुपात कितना रहता है? 1:1.25। तो भूसा मिलता है, एक दाना 100 किलो अगर दाना मिला तो 125 किलो भूसा मिलेगा। ये रेशियो रहता है जो में दाने का और भूसे का। खरपतवारों की बात करें, देखिए सारे खरपतवार गेहूं के समान है, गेहूं सा इसमें आता है। चौड़ी पत्ती वालों के लिए, खरपतवारों के लिए 2,4-D काम मिलेंगे, वैसे आइसोप्रोटोन काम मिलेंगे। निराई गुड़ाई 10-12 दिन की अवस्था पे करते हैं। खरपतवार नाशियों का प्रयोग 30 से 35 दिन की अवस्था पे करते हैं। सब वही चीजें हैं जो हमने गेहूं में पढ़ी थी। इसके अलावा कीटों की बात करें, वही कीट है गेहूं की तरह ही आपका, इसमें दीमक, मुख्य रूप से गेहूं में दीमक लगता था, इसमें भी दीमक लगेगा। क्लोरोपाइरिफोस का जो है पहले तो बीजोपचार करके बोएंगे। अगर किसी खेत में दीमक लगता है तो हमको पहले सावधानी बरतनी पड़ेगी, उस खेत में हमको बीजों को बीजोपचार करके बोएंगे, क्लोरोपाइरिफोस से बीजोपचार करके बोएंगे। और अगर फिर भी दीमक आ गई तो खड़े खेत में भी क्लोरोपाइरिफोस दवा को जो है सिंचाई के पानी के साथ हमको प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा गोबर की सड़ी हुई खाद काम में लेनी पड़ेगी, क्योंकि दीमक का जो भोजन है वो है मृत सेलुलोज। ये ध्यान रखें आप, कोई भी जैसे गोबर, अगर साबुत गोबर डाल दिया तो उसमें दीमक पक्की आएगी। सड़ा के डालेंगे तो सेलुलोज डिकम्पोज हो जाता है और फिर उस पर दीमक नहीं लगती है। दूसरा, दीमक पानी से भी दूर भागती है, तो सिंचाई करने से भी दूर भाग जाती है जो है दीमक। इसलिए समय समय पर नियमित सिंचाई करेंगे तो भी दीमक का संक्रमण कम होता है। कीटों की बात तो गेहूं में और जौ में किसी कीटों की बात है। रोगों की बात करें तो गेहूं के समान ही रोग पाए जाते हैं, 1-2 रोग अलग है, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे गेहूं में तो लगा था लूज स्मट ऑफ व्हीट। कौन सा लगा था? लूज स्मट, अनावृत कंडवा। अनावृत कंडवा, कंडवा का मतलब आप जानते हैं, स्मट का मतलब जानते हैं काला चूर्ण, दानों में काला चूर्ण हो जाता है। वहां तो लगा था अनावृत, जो बाली खुली हुई थी, पूरा काला पाउडर उड़ गया था, खेत में दूसरे फूलों को जाकर संक्रमण कर दिया था। यहां पर आवृत कंडवा है। देखो यहां पर कौन सा कंडवा है? आवृत कंडवा है। दूसरा रोग गेहूं में तो अनावृत कंडवा था और यहां पर आवृत कंडवा है। इसको कवर्ड स्मट या आवृत कंडवा कहते हैं। अब आवृत कंडवा और इसको फैलाने वाला रोगजनक जो फंगस है, कवक है, उसका नाम है अस्टिलेगोहोर्डियाई। क्या नाम है? अस्टिलेगोहोर्डियाई नाम है। ये फंगस है, वही दानों में काला चूर्ण बढ़ जाता है, परंतु इसके जो बनता है तो खेत में, बाली में ये पूरा कवर रहता है, पूरा कवर रहता है और कवर रहता है। और ये पता कब फटता है? ये जब थ्रेसिंग होती है बालियों की, अनाज कट जाता है। कटने के बाद जब थ्रेसिंग करते हैं हम, अनाज को और भूसे को अलग करते हैं, उस समय ये दाना फट जाता है और इसका पाउडर उड़ जाता है और दूसरे दानों के ऊपर चिपक जाता है। इसलिए ये पता क्या है? ये एक्सटर्नल सीड बोर्न है। क्या है? बाह्य बीजोड़ रोग है। क्योंकि थ्रेसिंग के समय, अब देखो बताता हूं आपको मैं, इसका फोटो से थोड़ा सा अपन को अंदाजा लगेगा। इस प्रकार की बाली हो जाती, देखिए आप, ये बाली में दानों की जगह काले काले स्मट के होर्डियाई है। ये सारे दानों की जगह काले काले हैं ये। अब ये कवर रहते हैं, ब्लू बाली से काट लेंगे, कटाई हो जाएगी। कटाई के बाद जब थ्रेसिंग में भेजेंगे हम, तो थ्रेसिंग में वहां जाकर ये फट जाएगी, इसकी झिल्ली फट जाएगी, दाने की झिल्ली फट जाएगी। और फटने के बाद इसका जो काला चूर्ण है, जो फंगस के स्पोर भरे हुए हैं उसके अंदर, वो स्पोर पूरे बिखर जाएंगे
और दूसरे गेहूं के दानों पर ऊपर की सतह पर चिपक जाएंगे। जब ऊपर की सतह पर वो चिपक गए तो बाह्य बिजोड़ हुआ ना, एक्सटर्नल सीड बोर्न हुआ ना, है। तो इसलिए ये कौन सा रोग है भैया? एक्सटर्नल सीड बोर्न डिजीज है, बाह्य बिजोड़ रोग है। ये ध्यान रखें आप, ये गेहूं का जो कंडवा रोग है, इसमें क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ये एक्सटर्नल सीड बोर्न है या इंटरनल सीड बोर्न है, बाह्य बिजोड़ है या अंतर बिजोड़ है। तो कवर्ड स्मट यानी आवृत कंडवा जो रोग है, जो का जो आवृत कंडवा रोग है, आवृत कंडवा जो है वो क्या होता है भैया? बाह्य बिजोड़ है। कैसा रोग है? बाह्य बिजोड़ है। ये बात की अपन ने, एक्सटर्नल सीड बोर्न है और इसका फंगस का नाम बताया दिया आपको मैंने, है। अब इसके लिए उपचार क्या करेंगे? एक तो इन ऐसी बालियों को खेत में से उखाड़ के हटाएंगे, पहले हटा दो। फिर भी अगर वो थ्रेसर में चल गई तो अगली बार जब हम जौ को बोएंगे तो हम बीजोपचार करके बोएंगे। थायराम और केप्टान से बीजों को उपचार करके 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करके बीजों को बोएंगे। इसके अलावा इसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट, गर्म पानी में बीजों को डालकर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गेहूं के दानों को दागकर कुछ समय के लिए डालते हैं तो वो ये जो इसके बीजाणु है, इस कवक के बीजाणु वो मर जाते हैं और फिर बोएंगे तो उससे फायदा मिलेगा। तो ये रोग है एक भैया कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले का। इसमें दूसरा रोग आपका हमने चर्चा भी की थी अभी, मोलिया रोग। कौन सा रोग है? मोलिया रोग। जो काहे से फैलता है? ये निमेटोड से फैलता है। काहे से फैलता है? निमेटोड से। उस निमेटोड का नाम क्या है? हेटेरोडेरा एवेनी। देखो निमेटोड की ये होता है इस प्रकार का, आपको इसमें तो सांप की तरह दिख रहा है, परंतु सांप तो बहुत मोटा होता है। ये तो बिल्कुल अपने जो पतला वाला धागा नहीं होता क्या, जो सिलाई में काम में लेते हैं, उससे भी बहुत पतला होता है। आंखों धागा तो दिख जाता है, ये तो दिखता ही नहीं है। बहुत फाइन होते हैं, बिल्कुल ऐसे फाइन होते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देते। ये तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से फोटो खींचा हुआ है, इसलिए हमको दिख रहा है। और ये जड़ों में रहकर इस प्रकार की ग्रंथियां बना देता है। क्या बनाता है? और इसको बोलते हैं CCN, सीरियल सिस्ट निमेटोड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीरियल सिस्ट निमेटोड। सीरियल अनाज होते हैं, सिस्ट यानी गांठ, ग्रंथियां बना देते हैं। ये कौन सा निमेटोड है? अनाजों की जड़ों में ग्रंथियां बनाने वाला निमेटोड। और इस रोग का नाम मोलिया रोग क्यों रखा है वो भी चर्चा करते हैं अपन। ये पहले तो क्या करता है, ये निमेटोड जड़ों में इस प्रकार की गांठें बना देता है और जड़ों की वृद्धि को रोक देता है और पौधा भैया सूख जाता है। देखो इस खेत में देखो आप, देखो आप, ये हरे हरे दिख रहे हैं, ये पूरा खेत पूरा एक पेच बन गया, ये पीला पीला सा हो गया, फिर इधर हरा है, फिर उधर पीला मिल जाएगा, फिर उधर पीला मिल जाएगा। इस प्रकार से जौ के खेत में बीच बीच में पीले पीले चकत्ते नजर आते हैं। अब इसमें इस रोग का नाम मोलिया क्यों रखा? देखो सुनो मेरी बात। एक बार क्या हुआ, जब इस रोग के बारे में सबसे शुरुआती बात चली, कुछ वैज्ञानिकों को पता ही नहीं पड़ा कि खेत में पौधे क्यों सूख रहे हैं। भाई कोई फंगस भी नहीं है, कोई बैक्टीरिया भी नहीं है, वायरल का रोग भी नहीं है, उस समय तक इतनी जानकारी थी। तो वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, और खेत में जाके जब सर्वे किया तो जैसे सामने एक खेत है और एक मैं दीवार पे खड़ा होके उसमें खेत को ऐसे अवलोकन कर रहा हूं, तो उसमें क्या लगा कि अलग अलग पेच बने हुए खेत में, अलग अलग। ये एक पेच मतलब ऐसे चकत्ता सा बना हुआ, पीला सा पड़ गया। फिर थोड़ी दूर गए, फिर पीला सा पड़ा हुआ है, फिर थोड़ी इधर गए, फिर पीला सा पड़ा हुआ है, फिर इधर गए तो फिर पीला सा पड़ा हुआ है। तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंदर उचक के यहां गया, यहां पीला हो गया, यहां गया, यहां पीला हो गया, उचक के जाता है, ऐसे कूद के जाता है। इस प्रकार से वो लग रहा था जैसे कोई बंदर, इस खेत में से कोई मोलिया बंदर कूद कर गया है। तो इस रोग का नाम क्या रख दिया भैया? मोलिया रोग रख दिया। क्या नाम रख दिया? मोलिया रोग रखा गया। मोलिया से इसका कोई संबंध नहीं है, केवल लक्षण दिखे थे इसलिए इसका नाम मोलिया रखा। क्योंकि पता है ऐसा क्यों होता है, ऐसे पेच क्यों बनते हैं? क्योंकि निमेटोड जो है समूह में रहता है। यहां पर एक समूह में निमेटोड रह रहा है तो ये सारा खेत खराब हो गया। फिर उधर थोड़ी दूर जाके देखोगे तो वहां पीला हो गया, वहां समूह में निमेटोड रह रहा है। तो जहां जहां निमेटोड समूह में रहा वहां ही खेत खराब हो गया और इसका नाम मोलिया रोग रखा गया। इस प्रकार से ये मोलिया रोग। अब इसका नियंत्रण कैसे करेंगे अपन, कंट्रोल कैसे करेंगे? पहली बात तो ये देखो, जितने भी मृदा से होने वाले रोग होते हैं, चाहे वो मलानी रोग हो जिसको विल्ट कहते हैं, उकटा भी कहते हैं, फ्यूजेरियम से होता है,
चाहे वो निमेटोड का रोग हो, चाहे वो जड़ गलन रोग हो। इस प्रकार के मृदा जनित रोग जो सोइल बोर्न रोग है, उनका सबसे बढ़िया उपाय तो होता है फसल चक्र अपनाना। यानी 1 या 2 सीजन अगर हम उसमें वो वाली फसल जो हम जिसमें रोग हो रहा है उस फसल को नहीं लेकर दूसरी फसल को लेनी चाहिए। यही सबसे बढ़िया सर्वोत्तम उपाय होता है। फिर भी अगर रोग आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए देखो, इसके लिए फ्यूमिगेशन आते हैं, फ्यूमिगेंट धुआं निकालने वाले, धूम्रक है, कार्बोफ्यूरॉन 3G और फोरेट 10G। ये ऐसे धूम्रक है जो इनको अपन जब डालते हैं तो धुआं से निकलती है और ये सफोकेशन कर देते हैं, भूमि में धुआं फैला देते हैं अंदर के अंदर, और ये निमेटोड मर जाते हैं। तो कार्बोफ्यूरॉन 3G और फोरेट 10G। जी से मतलब क्या है भैया? पहले भी बात की थी अपने, जी से मतलब है ग्रेन्यूल से, दानेदार आते हैं ये कार्बोफ्यूरॉन, और फोरेट क्या है? दानेदार आता है, इसलिए जी कहते हैं इसको। 3% दवा है इसके अंदर, इसमें 10% दवा है। इस प्रकार से ये मोलिया रोग है भैया। और मोलिया के बाद में अब जो है अगला रोग, वैसे रोग तो कंप्लीट हो चुके हैं, और ये इतनी सी समरी के बारे में हमने जो की खेती पढ़ी। जो में और क्या था, वो माल्ट इंपॉर्टेंट था, माल्ट के बारे में हमने देखा, इसी किस्मों के बारे में हमने देखा है, और जो है मोलिया रोग इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और जो है इसी किस्मों के बारे में हमने देखा, दुर्गापुरासी जो विकसित किस्में हैं इनके बारे में हमने देखा। और इस प्रकार से गेहूं और जौ के खेत में अंतर के बारे में हमने चर्चा करी। और गेहूं जो बाली होती है इसकी, जौ की, वो गेहूं की तरह स्पाइक प्रकार की होती है, और बालियां जौ में, जैसे गेहूं में नहीं, जौ में जो बालियां होती है 2 प्रकार की होती है, 2 रो बारले और 6 रो बारले। और इस प्रकार से ये इसका गेहूं की, जौ की हमने आज खेती समाप्त करेंगे।